हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, रामानुजन हमेशा कहा करते थे कि जिन भी चीज़ों का हम इक्वेशन बना सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई पैटर्न जरूर होता है। और दोस्तों, ऐसा ही एक पैटर्न जिसका नाम है कैटलन नंबर सीक्वेंस, जिसे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्यों कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यह हमें देखने को मिलता है। तो आज की डिस्कशन में मेरे साथ है सौरभ, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जश, जो एक कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो सौरभ एंड जश, आज हम लोग कैटलन नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये जो स्क्रीन पे एक सीक्वेंस दिख रहा है 1 1 2 5 14 42 एंड कंटिन्यू जो जा रहा है, तो ये एक सीक्वेंस, इसे हम कैटलन नंबर कहते हैं। तो अब ये सीक्वेंस की फॉर्मूला क्या है, मतलब इसके किसी भी nth टर्म को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और समझेंगे कि ये सीक्वेंस कौन से सिनारियो में हमें देखने को मिलता है और क्यों उस सिनारियो में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो भी लोग 200 लेक्चर देख रहे हैं, जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह जब आप पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्रीज वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, आपको समझ जाएगा। ये लेक्चर जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आप रियलाइज करेंगे कि कहाँ पर आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और शायद ही कभी आपने ऐसा कोई लेक्चर देखा रहेगा जहाँ पर इतना रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाया गया रहेगा। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं कि इसका नाम कैटलन क्यों पड़ा। तो बेसिकली एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कैटलन, और वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का। मतलब हमारे पास अगर n पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस हो, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो उसको सही सीक्वेंस में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, इसको थोड़ी देर में हम देखेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरा बताने का पर्पस ये था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे जहां पर वो इस नंबर पे पहुंचे और वहां पे इस नंबर को नाम दिया गया कैटलन। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये नंबर इन्होंने डिस्कवर किया। इसके पहले कई सारे ऐसे बुक्स थे जिसके अंदर इस नंबर को पाया गया। जैसे चाइनीज लोगों के जो ओल्ड मैथमेटिशियन लोगों के बुक्स है, वहाँ पे भी नंबर कई जगहों पे देखने को मिला। तो किसी एक को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। ऑयलर ने भी इसको अपने बुक्स में लिखा हुआ है, तो नाम इसे कैटलन दिया गया है। पर हम लोग का जो मेन पर्पस होगा, इस नंबर, ये जो पैटर्न है, ये किन जगहों पे दिखता है और क्यों दिखता है, ठीक है, उसे समझना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक छोटे से पजल से। पजल है प्रीफिक्स बेस्ड परमुटेशन, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पर नए हैं, जिन्हें अगर पता नहीं होगा पहले से, तो उनको मैं बता दूं कि प्रीफिक्स होता क्या है। तो सपोज मेरे पास एक कोई स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी आप एक वर्ड समझ सकते हैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में। सपोज स्ट्रिंग है मेरे पास A, B एंड C, ठीक है। तो इसके कौन कौन से प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्ट सिंबल से लेकर कंसेक्यूटिव मैनर में आपको कुछ कैरेक्टर्स लेने हैं उसी वर्ड से। ऐसे आप कितने स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर सिर्फ मैं A सिलेक्ट करूँ तो ये एक प्रीफिक्स हुआ ABC का। तो यहाँ से अगर मैं AB सिलेक्ट करूँ तो ये एक प्रीफिक्स हुआ इस स्ट्रिंग का। या मैं ABC लूँ तो ये भी क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। और जैसा कि मुझे लग रहा है तुम दोनों को पता होगा कि एप्सिलॉन यानी नल स्ट्रिंग, ये हर एक किसी का प्रीफिक्स होता है, राइट। सो जिसे नहीं पता कुछ भी, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि प्रीफिक्स का मतलब होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू करके एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लीजिए सेट कंसेक्यूटिव मैनर में, तो वो उसका प्रीफिक्स होता है। आई होप अब मैक्सिमम लोग को आपको पता ही होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसे देखिएगा। ये स्ट्रिंग है RRR एंड UU। इसके अंदर 3 R और 3 U है, यानी टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। और हमें इसे इस तरह अरेंज करना है कि अगर मैं कोई भी प्रीफिक्स इसमें से लूँ तो उसमें जो नंबर ऑफ आर्स है उसका काउंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ यू। तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो इस वाले स्ट्रिंग को देखिए, जो है RURRW, ओके। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें, अगर मैं सपोज प्रीफिक्स लेता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल RU, तो इसके अंदर R का काउंट कितना है 1 एंड U का काउंट कितना है 1 है, राइट। और अगर सपोज कि मैं ये 4 लेता हूँ प्रीफिक्स, तो इसके अंदर R का काउंट कितना है 3 और U कितना है 1, मतलब R का काउंट ज्यादा है U से। RU में दोनों इक्वल थे। तो इस तरह मैं अगर कोई भी प्रीफिक्स ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं ये लूँ, राइट, तो इसके अंदर R कितने 3, U कितने 2, राइट। तो मतलब R का काउंट जो है वो U से हमेशा बड़ा है या तो इक्वल है। तो क्वेश्चन है ऐसे में कितने परमुटेशंस बना सकता हूँ, राइट। अब इसमें गलत वाली स्ट्रिंग कौन सी होगी, तो वो भी मैं दिखा दूँ यहाँ पर। सो सी दिस। तो अगर इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे, तो अगर आप एक प्रीफिक्स कंसीडर करते हो, से दिस, ये RURUU, ओके। तो ये जो मेरे पास स्ट्रिंग था, इसी का ये परमुटेशन है जिसमें एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसके अंदर काउंट ऑफ R इज लेस देन काउंट ऑफ U। तो मेरा जो प्रॉपर्टी हो क्या हो गया, यहाँ पे वायलेट हो गया। तो इसलिए मुझे तो यहाँ पर एक पर्पस क्या है कि ऐसे कितने स्ट्रिंग्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कोई भी अगर हम लोग प्रीफिक्स ले तो उसके अंदर R का जो काउंट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू U का काउंट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। अब अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लग जाएगा, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा
कि ये छोटा सा जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने एक पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया। प्रॉब्लम क्या है कि वो सारे प्रीफिक्स का काउंट ढूंढना जिसमें आर का काउंट जो है वो यू के काउंट से क्या हो, छोटा या इक्वल हो। अब हम लोग देखेंगे वो सारे वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम जो इस छोटे से प्रॉब्लम से सॉल्व किया जा सकते हैं और वो बड़े बड़े प्रॉब्लम जो आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम से, जहाँ पर आपको मैं एक ग्रिड दिखा रहा हूँ। तो ये पहला वाला पैटर्न जो है वो सही था, दूसरा वाला जो है इनवैलिड है, राइट। तो ये मेरे पास एक आप देख सकते हैं एक स्क्वायर है जिसके अंदर 6x6 का एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये ओरिजिन है जिसे मैं कह सकता हूँ दिस इज स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, और मुझे रीच करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं मूव कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ राइट या अपवर्ड। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं यहाँ से ऐसे जा करके इस पॉइंट पे पहुँच सकता हूँ, राइट। तो कितने टोटल मूव्स लगे अगर हम लोग काउंट करें तो एक यहाँ पर राइट है ना, 2 राइट, 3 4 5 6 राइट, मैं कह सकता हूँ 6 राइट है ना। अच्छा, अपवर्ड कितनी बार जाना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 राइट एंड 6 क्या अप मूव। अब अगर थोड़ा सा तुम लोग ध्यान से 30 सेकंड से देखो, कोई भी पाथ चूज करो तो तुम्हें पता चलेगा कि आपको 6 राइट और 6 अपवर्ड मूव लेने पड़ेंगे। कोई भी पाथ लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर से जैसे भी थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था और ये क्या था हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, डेस्टिनेशन। तो सपोज मैं शुरू में अपवर्ड जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक अपवर्ड मूव लिया, देन उसके बाद सपोज मैं एक राइट जाता हूँ तो एक राइट मूव, देन फिर से अपवर्ड सपोज जाता हूँ तो एक अपवर्ड, फिर राइट 2 राइट सपोज मार, आप कोई भी ले सकते हैं पाथ, डिपेंड्स कंप्लीटली आप कैसे जा रहे हैं। देन अपवर्ड, देन राइट, ओके, एंड देन अपवर्ड, देन राइट, देन अपवर्ड एंड देन राइट। ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, सो लेट्स काउंट कि यू कितना है। ठीक है, तो यू कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट, और आर कितना है 2 3 4 5 6, मतलब आर का काउंट और यू का काउंट क्या है, सेम। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि 6R और 6U कोई अगर मुझे दे, 6R एंड 6U अगर कोई मुझे दे, तो उसको कितने जो भी परमुटेशन में बनाऊंगा वो सारे परमुटेशन कहीं ना कहीं ये स्टार्ट पॉइंट S से लेकर D तक के मुझे पाथ बता रहे हैं, राइट। ये तो मैंने एक छोटा 6x6 का ले लिया, एक काम करता हूँ मैं 3x3 का लेता हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स, क्योंकि इसके पहले मैंने 3U और 3R इसके पहले एक प्रॉब्लम दिया जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया। हाँ। ठीक है, प्रीफिक्स वाला, तो हम लोग क्या करते हैं 3x3 का बॉक्स लेते हैं। मतलब समझ लो कि बॉक्स जो है ये इतना ही बड़ा है, ये इतना, ठीक है, इतना पार्ट। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पैटर्न लेते हैं जो 3U और 3R से बना है। ठीक है, 3U एंड 3R से, तो जैसे यहाँ पर UR, जैसे सौरभ तू यहाँ पे जैसे सौरभ से पूछता हूँ, सौरभ को ये पैटर्न बता जो 3U एंड 3R से बना है। WR ओके, तो ये एक पैटर्न है ना। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ट्रेस करते हैं। तो पहले क्या है 2U, मतलब 2 बार क्या करना, अपवर्ड मूव करना। ठीक है, फिर क्या है 2R, मतलब 2 बार क्या करना, राइट जाना, फिर क्या है एक अपवर्ड और फिर क्या है राइट। तो देखो मैं डेस्टिनेशन पहुंच गया 3x3 में। तो इस तरह अगर मैं 3U और 3R से जो भी परमुटेशन बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं मुझे इस पूरे स्क्वायर में स्टार्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक लेकर जाएंगे, उसमें एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कैसे कितने पाथ पॉसिबल है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3U एंड 3R के कितने परमुटेशन बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों ने बेसिक, अगर आप परमुटेशन की क्लास ली होगी 11th-12th में, तो आपको इतना जरूर पता होगा कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर 3U एंड 3R है, मतलब R 3 बार रिपीट हो रहा है और U 3 बार रिपीट हो रहा है, टोटल काउंट कितना है 6। तो टोटल कितने परमुटेशन पॉसिबल है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। यही इसका आंसर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में जो है टोटल पॉसिबल जो पाथ्स है वो ये है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। प्रॉब्लम को हम इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि मुझे वो सारे पॉसिबल पाथ्स ढूंढने जो डायगोनल के ऊपर से ना जाए। मतलब थोड़ा सा इसे मैं और एक्सटेंड करता हूँ। देखो ये जो 6x6 था, अगर सपोज इसका मुझे आंसर फाइंड करना हो, प्रीवियस वाला क्वेश्चन कि मुझे स्टार्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक जाना है, तो कितने टोटल पॉसिबल पाथ्स होंगे, तो जस्ट बताइए कितना होगा। अगर 6x6 है तो मतलब 6U रहेंगे और 6R रहेंगे, राइट। तो 6U एंड 6R है ना,
तो क्या आंसर रहेगा टोटल पॉसिबल पाथ्स का? 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट? अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को ट्विस्ट कर देते हैं। तो अब लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे डायगोनल, ठीक है, सी दिस डायगोनल। अब मुझे वो सारे पाथ्स ढूंढने हैं जो ये डायगोनल के ऊपर से नहीं जाने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेकर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसके अंदर इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर के यहाँ पर आर तक जाना है, ठीक है, सॉरी डेस्टिनेशन तक जाना है, कलर में चेंज कर देता है इसका। तो एक जो पाथ है वो है ये है कि यहाँ से जैसे मैं गया राइट, ठीक है, फिर मैं गया राइट, फिर मैं गया अपवर्ड, ठीक है, तो 2 राइट, देन यू, देन फिर से राइट, ठीक है, फिर से राइट, फिर अपवर्ड, 3 अपवर्ड, ठीक है, एंड देन फिर से राइट राइट एंड देन अपवर्ड अपवर्ड, ठीक है। देखो मैं पहुंच गया। तो ये जो पाथ है ये डायगोनल क्रॉस नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन है कि अभी जो हम लोग ने आंसर फाइंड किया 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, उसमें सारे पॉसिबल पाथ्स है, लेकिन अभी हमें उन पाथ्स पे फोकस करना है जो डायगोनल क्रॉस नहीं करनी। तो क्या लगता है कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को? सो यहाँ पे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो वीडियो का पूरा पर्पस यही है कि वो पैटर्न ढूंढना कि कैटलन नंबर आप अप्लाई कर सको, आपको पता कैसे चलेगा। देखो मैंने शुरू में आपको बताया था वो छोटा सा एक प्रॉब्लम जो इसके पहले हमने देखा था कि उन प्रीफिक्स को ढूंढना जिसमें काउंट ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू काउंट ऑफ यू, कैसे वो प्रॉब्लम जो है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी पैटर्न को देखें जो हमें इस सोर्स से लेकर इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, तो ये पैटर्न बना रहा हूँ ना मैं, राइट राइट देन अप अप, तो इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना। इसमें तुम देखोगे कि कोई भी अगर प्रीफिक्स लोगे तो उसमें काउंट ऑफ आर जो रहेगा वो काउंट ऑफ यू से ग्रेटर देन और इक्वल होगा। और उसका रीजन क्या है, ध्यान से अगर इस पूरे को ऑब्जर्व करोगे बॉक्स को, कि अगर हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है, देखो अगर सपोज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, देखो एक बार राइट लिया और एक बार अप लिया, तो राइट और अप क्या है, दोनों काउंट इक्वल है। अगर अप तुमने बढ़ा दिया तुरंत डायगोनल क्रॉस कर दोगे। अगर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे, दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू x, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पे, मतलब अगर तुम लोग इस पे कहीं पर भी पहुंचते हो तो r और u इक्वल होना चाहिए। नहीं समझे? जैसे इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे पहुंचो तो देखो r और u इक्वल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है कैसे पहुंचूंगा, 2r एंड 2u, राइट सौरभ जस्ट। लेकिन अगर u का काउंट बढ़ा दिया मैंने r से तो इस डायगोनल को क्रॉस कर जाओगे। मतलब ये डायगोनल के ऊपर जो है वो इट इज लाइक इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट, y इक्वल्स टू x के ऊपर जो भी रहेगा y इज ग्रेटर देन x, है ना। तो पहले प्रॉब्लम में मैप हो गया। हाँ समझ गए। तो ये जो प्रॉब्लम है किसमें मैप हो गया, पहले में। अब जिनको नहीं समझा रहेगा उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे अगर मैं कोई भी एक वैलिड पाथ लेता हूँ, मतलब ये थोड़ा सा 6x6 बड़ा हो गया, हम लोग छोटा करते हैं इसको, जैसे 3x3 करते हैं, ठीक है। मेन पर्पस है प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। अब 6x6 हो, 5x5 हो, 3x3 हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई, ये 3x3 ले लेते हैं। तो इसमें एक वैलिड पाथ लेते हैं जो डायगोनल के ऊपर से नहीं जाएगा। तो सौरभ एक बताओ मुझे इसमें वैलिड, एक मिनट, हाँ कलर में चेंज कर देता हूँ। हाँ इसमें एक वैलिड ये बताओ जिसके जरिए मैं पहुंच सकूँ। ये सोर्स है, ठीक है, और ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे पहुंचना है, तो पाथ बताना। राइट 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 राइट, ठीक है, राइट राइट देन अप राइट राइट अप 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 अप, ओके। सो दिस इज अ वैलिड पाथ। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हम ऑब्जर्व करें, जैसे कोई भी अगर प्रीफिक्स ले लेते हैं तो उसमें r का जो काउंट है वो हमेशा u के काउंट से क्या रहेगा, छोटा या इक्वल। अगर पूरा ले लोगे देखो इक्वल ही है, क्योंकि ये पहले प्रॉब्लम में इसके पहले हमने डिस्कस किया, अगर मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचना है तो इक्वल नंबर ऑफ r एंड इक्वल नंबर ऑफ अप, मतलब राइट और अप का जो मूव है वो इक्वल रहेगा काउंट में, है ना। तो कैसे ही पहुंचो, चाहे डायगोनल के ऊपर से पहुंचो चाहे नीचे से, नंबर ऑफ राइट जो है मूव और नंबर ऑफ मूव जो है वो इक्वल रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर मैं डायगोनल के नीचे की बात करूं तो उसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी पूरे पाथ के लिए। लेकिन अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स में हमेशा आपको देखने को मिलेगा जो काउंट ऑफ आर है वो हमेशा क्या रहेगा, काउंट ऑफ यू से ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, बड़ा या इक्वल। हाँ यस, बड़ा या इक्वल। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लूँ तो इसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो मतलब प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम किसमें रिड्यूस हो गया कि 3r और 3u, है ना, 3x3 कंसीडर करो, वही सेम 3r और 3u से ऐसे कितने परम्यूटेशन बना सकता हूँ जिसमें किसी भी प्रीफिक्स में नंबर ऑफ जो r's है वो क्या हो, u से
छोटे या इक्वल हो। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है मेरे पास, इसके अंदर अगर मैं कोई भी प्रीफिक्स लूँ, एनी प्रीफिक्स, जो भी यूजर इसे देख रहे हैं कोई भी इसमें प्रीफिक्स लो, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे एक और वैलिड पाथ जैसे बताना, मैं शायद इससे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो कुछ लोग को समझ नहीं आएगा। कोई एक और दूसरा वैलिड पाथ बताना, यहाँ से मुझे पहुंचना है सपोज यहाँ पे, डायगोनल के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ठीक है, राइट अप मतलब सीक्वेंस में लगा दिया, ठीक है। तो अगर हम सिंपलेस्ट पाथ होगा, हाँ सबसे सिंपल, राइट देन अप, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी प्रीफिक्स ले, जैसे अभी ये ले ले, इसमें तीनों आ रहे हैं, U0 है। अब जैसे ये ले लेते, ये 4, तो इसमें R 3 है, U क्या है 1 है। ये ले ले तो R क्या है 3, U 2 है, और पूरा ले ले तो दोनों इक्वल हो गए, राइट। तो ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं वो सारे परमुटेशन फाइंड कर लूँ, उनका काउंट, जिसमें नंबर ऑफ आर्स और इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूज, वो सारे स्ट्रिंग्स में हर एक प्रीफिक्स में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, तो मैं कहूँगा वही काउंट होगा इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक है, जो डायगोनल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इस और उन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जो इसी के साथ मैपिंग के साथ एसोसिएटेड है। मतलब वो छोटे से प्रॉब्लम को मैं मैप कर रहा हूँ इन सारे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो प्रॉब्लम क्या है, इन अ ग्रिड ऑफ n by n स्क्वायर्स हाउ मेनी पाथ्स आर देयर ऑफ लेंथ 2n। अगर आप लोग देखोगे कि नंबर ऑफ r और नंबर ऑफ u इक्वल है, तो 6 by 6 का था, तो टोटल लेंथ कितना हुआ 12, है ना। तो 2n दैट लीड फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर टू द लोअर राइट कॉर्नर। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने जो प्रॉब्लम्स था यहाँ पर मैंने थोड़ा तुमको चेंज करके बताया। मतलब मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लोअर जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां से जा रहा हूँ क्या, अपर राइट कॉर्नर। सेम चीज आप ऊपर से भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से लेके कहाँ तक जाओ, अपोजिट तक जाओ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके हिसाब से लिखी गई है। अब जैसे मैंने कहा कि डायगोनल क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ऐसे पाथ जितने नीचे रहेंगे उतने ऊपर रहेंगे, तो कैसे ही करो, बात तो एक ही है। तो क्वेश्चन है कि कैसे इतने उसके काउंट कितने रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम, सीधे। हाँ, यहाँ पर एक मैंने जस्ट एग्जांपल बता दिया है, जो लोग को भी अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं। 5 by 5 का ग्रिड है, तो इसमें वो सारे पॉसिबल पाथ्स दिखाए गए जो डायगोनल क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। और ऐसे टोटल कितने पॉसिबल है, 14। अगर आपको ये काउंट देखोगे अच्छे से तो इट इज इक्वल टू 14। तब बोलोगे जैसे ये 5 हो गया है ना, ये 4 9 और 86, ओके। तो 6 4 10 एंड 14। तो वो जो सीक्वेंस था, अगर आपको कैटलन नंबर का सीक्वेंस याद हो थोड़ा सा, अगर मैं बैक लेके जाऊँ इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया, देखो लेक्चर शुरू होने के पहले हमने ये सीक्वेंस देखा था, 1 1 2 5 14। तो नंबर दिख रहा है 14, है ना। तो 14 नंबर कब आया, जब हमने 5 by 5 का ग्रिड कंसीडर किया। तो देखो सीक्वेंस में वो 14 नंबर है, फिफ्थ नंबर है 14। अगर मैं 4 by 4 का ग्रिड लेता था और आपसे पूछता था ऐसे कितने सीक्वेंस पॉसिबल है जो डायगोनल क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसका आंसर होता था 4th कैटलन नंबर विच इज 5, समझे। अब लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि क्यों ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर अभी तक हमने दिया नहीं है, मैंने बस आपको बताया कि वो जो प्रॉब्लम था प्रीफिक्स वाला, वो कैसे इसमें मैप हो गया। तो चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का, ठीक है। तो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस में बेसिकली क्या है कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट दिया होगा और क्लोजिंग ब्रैकेट दिया होगा। जैसे दो ऐसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं एग्जांपल ये समझाता हूँ फिर सारे पॉसिबल दिखाता हूँ। मान लो 2 ओपनिंग ब्रैकेट दिए और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट दिए, ठीक है। जितने ओपनिंग है उतनी क्लोजिंग रहेगा, फिक्स है। इनको सही तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ऐसा किया ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग बाद में आता है, राइट। मतलब आप एसोसिएट कर पा रहे हो, ये ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ये है। मुझे लग रहा है इतना लॉजिक तो सबको आता होगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह अरेंज करूँ, जैसे क्लोजिंग मैंने पहले डाल दिया और फिर मैंने डाला ओपनिंग, तो ये गलत है। क्यों? क्लोजिंग जो है पहले नहीं आ सकती, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये ऐसे डाल दिया क्लोजिंग ये भी गलत है। लेकिन ये गलत अगर है तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये गलत क्यों है, समझे। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्लोजिंग को C से दिखाते हैं और ओपनिंग को O से दिखाते हैं, ओके। तो देखो अभी मेरे पास कितने थे, मैं 3 वाला लेता हूँ, ये तो 2 का था ना, ठीक है। चलो 2 से शुरू करते हैं, मतलब 2 ओपनिंग है और 2 क्लोजिंग है। तो पहले मैं एक राइट ड्रॉ करता हूँ, जो वे है पैरेंथेसाइज करने का, ठीक है, सीरीज। और एक और राइट ड्रॉ करता हूँ, देखो ये भी राइट है, ये दोनों सही तरीके। तो मैंने क्या कहा कि ओपनिंग ब्रैकेट को किससे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, O से, ठीक है। एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को किससे, C से, ठीक है। बस ऑब्जर्व करते आना। तो क्या स्ट्रिंग बनी, OC, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, O
O C एंड C, राइट। अब एक गलत लेते हैं, तो गलत बताना सौरभ। एक ओपनिंग, डबल क्लोजिंग और ओपनिंग एंड ओपनिंग, यस सॉरी, या राइट। तो अब इसको हम स्ट्रिंग में मैप करते हैं। तो ओपनिंग ले ओ, फिर क्लोजिंग और ये क्या, ओपनिंग। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये वाला बात करें तो इसमें अगर मैं कोई भी प्रीफिक्स लूं तो उसमें ओ का काउंट हमेशा सी के काउंट से इक्वल या छोटा रहेगा, सॉरी ज्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग जैसे ये ले लें, राइट, तो इसमें ओ का काउंट क्या है, सी से ज्यादा है, राइट। अगर मैं इसी पे 2 कंसीडर करूं तो ओ एन सी क्या है, इक्वल है। तो जितने भी वैलिड पैटर्न रहेंगे, जितने भी क्या रहेंगे, तो उसमें अगर आप इस तरह पैटर्न बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर प्रीफिक्स कंसीडर करोगे तो उसमें नंबर ऑफ ओपनिंग हमेशा क्या रहेगा, क्लोजिंग से बड़ा या इक्वल। अब सोचो जरा ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ओपनिंग को पहले आना है, ओपनिंग को, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोजिंग आगे आएगा, है ना। क्लोजिंग अगर पहले आ गया, ओपनिंग है ही नहीं, तो क्लोजिंग अकाउंट ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये वाला अगर हम लोग देखें, ये वाला पैटर्न अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आप देखोगे कि एक ओपनिंग था और 2 क्लोजिंग आ गया, गलत हो गया। तो इसलिए अगर ये प्रीफिक्स देखोगे ये वाला, तो इसमें काउंट ऑफ ओ इज लेस देन काउंट ऑफ क्या, सी, तो ये गलत हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो सारे जो वैलिड पैटर्न होंगे, वो सारे जो वैलिड पैटर्न होंगे पैरेंथेसिस का, इट इज इक्वल टू फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, है ना। सो इस सेम प्रॉब्लम को हम लोग फर्स्ट में ही मैप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ओ है उसको हम लोग आर बोल देते हैं और सी को हम लोग यू बोल देते हैं। तो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नंबर ऑफ आर जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ यू, राइट। तो अगर मैं उस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूंगा। यही सेम प्रॉब्लम है जो कैटलन ने सॉल्व करना चाहा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को दिखाता हूँ, वही इसको हम लोग थोड़ा जनरलाइज करके देखते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के लिए बताया गया कि कितने काउंट टोटल पॉसिबल है, ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये कैटलन नंबर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर मेरे पास एक ही पेयर हो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे पास 2 ओपनिंग एंड 2 क्लोजिंग हो तो ये 2 पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस किया, और अगर मेरे पास 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग हो तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है, मतलब टोटल 3 पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं 5 वेज है, आई एम सॉरी। तो अगर मेरे पास 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग हो तो टोटल कितने वेज है, 5 वेज। और अगर मेरे पास 4 ओपनिंग एंड 4 क्लोजिंग हो कितना होगा, 14। तो ये पैटर्न दिख रहा है 1 2 5 14, कैटलन नंबर सीक्वेंस। और क्यों फॉलो हो रहा है, फिर से वही पैटर्न, प्रीफिक्स वाला प्रॉपर्टी, राइट। तो तीनों प्रॉब्लम को मैप कर पाए। सबसे पहले हमने देखा प्रीफिक्स वाला, फिर हम लोगने ग्रिड वाला, देन ये पैरेंथेसिस वाला। तो अभी मैं और 3 बताऊंगा एग्जांपल, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके देखेंगे कि इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगी, ठीक है। तो अभी जो पर्पस है इस पार्ट का वो ये बताना कि कैसे ये पैटर्न अलग अलग जगह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दूं आपको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पर कि सपोज यू हैव n पेयर्स ऑफ parenthesis and you would like to form valid grouping of them where valid means that each open parenthesis has a matching closed parenthesis, ठीक है। For example, opening closing is a valid, और ये जो दूसरा वाला दिख रहा है valid नहीं है, ठीक है। So how many grouping are there for each value of n, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया कि भाई अगर वो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ तो इसका भी आंसर वही रहेगा, राइट। तो चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक। सो अभी हमने डिस्कस किया बैलेंस पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास n पेयर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो तो कैसे हम उसे सही वे में पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। इसका जो काउंट है वो एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम में मैप हो गया जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। यानी हमें r और u दिया था, तो ऐसे मैं कितने स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ जिसमें कोई भी स्ट्रिंग का जो प्रीफिक्स होगा उसमें r का काउंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, u हो, जिसमें r और u का इनिशियल जो काउंट था इक्वल दिया गया था स्ट्रिंग, राइट। सो अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे और देखेंगे कैसे ये और भी जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं वो उसी में एग्जैक्टली मैप होते हैं, राइट। तो जैसे एक प्रॉब्लम है, इसका नाम है माउंटेन रेंजेस। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, हमें n नंबर ऑफ अप स्ट्रोक्स एंड n नंबर ऑफ डाउन स्ट्रोक्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 अप स्ट्रोक और 2 डाउन स्ट्रोक्स दिए, अगर किसी को नहीं समझ रहा हो तो मुझे एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 अप स्ट्रोक एंड 2 डाउन स्ट्रोक दिए हुए हैं, तो मैं कुछ इस तरह एक माउंटेन बना सकता हूँ, राइट। कंडीशन ये है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे आप हॉरिजॉन बोल सकते हो, इसके ऊपर ही बनना चाहिए माउंटेन, ऐसे बिलो नहीं जाना चाहिए, ओके। मतलब जो अगर आप मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचूं, फॉर एग्जांपल ये सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन है और मुझे 2 अप स्ट्रोक और 2 डाउन स्ट्रोक दिए हैं, तो मैं एक ऐसे बना सकता हूँ, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, राइट। एक वे होगा 2 अप एंड 2 डाउन। और कोई तरीका है,
और कोई वे है मैं बना सकता हूँ? नहीं, राइट। ये दो तरीके। अगर मुझे ऐसे 3 दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? 1 2 3, 3 अप स्ट्रोक और 3 डाउन स्ट्रोक। एक ये तरीका है, एक ऐसा है, एक अप एक डाउन, फिर 2 अप 2 डाउन, है ना। तो टोटल अप 3, टोटल डाउन भी 3। कंडीशन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में कितने तरीके से बना सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को देखो सीरीज, तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो 3 वाला भी मैंने बताया, 3 अप स्ट्रोक एंड 3 डाउन स्ट्रोक दिए, उसमें ये सारी पॉसिबिलिटी हुई, टोटल 5 है। तो अगर आप देखोगे कि अगर मेरे पास सिर्फ एक अप स्ट्रोक हो और एक डाउन स्ट्रोक हो तो सिर्फ एक तरीका है। अगर मेरे पास 2 अप एंड 2 डाउन हो तो 2 तरीके, राइट। और अगर मेरे पास 3 है तो 5 तरीके। तो ये सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहा है? कैटलन नंबर। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे प्रीफिक्स के साथ मैप है, तो इसको हम लोग मैप कर सकते हैं पैरेंथेसिस वाले प्रॉब्लम से। कैसे, जरा देखो। जैसे ये जो अप स्ट्रोक है इसको हम लोग बोल देते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, और जो डाउन स्ट्रोक है इसको बोल देते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये जो है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। और वैसे अगर इसको देखोगे, ये वाला जो पैटर्न है, तो ओपनिंग, देन डाउन है तो क्लोजिंग, देन अप है तो ओपनिंग, फिर डाउन है तो क्लोजिंग। इसको देखो, ये क्या बनेगा? सौरभ, ओपनिंग क्लोजिंग, राइट। तो ये प्रॉब्लम मैप हो गया पैरेंथेसिस वाले में, और क्योंकि ये पैरेंथेसिस वाले मैप हो गया तो अगेन ये मैप हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट। तो इसका भी आंसर क्या होगा? वही सेम कैटलन नंबर। अगर मैं फॉर्मूला बना लूँ तो मैं इसका भी आंसर बता सकता हूँ, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि फॉर्मूला बनेगी कैसे, राइट। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे इस वीडियो के एंड पार्ट में कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे की जा सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि इसी प्रॉब्लम को मैं मैप कर सकता हूँ ग्रिड वाले प्रॉब्लम में। अगर आप हम लोग ग्रिड वाला प्रॉब्लम पे बैक जाए जो हमने देखा था, ये कि अगर मेरे पास कोई भी जैसे ये 4x4 का ग्रिड है तो ऐसे कितने पाथ्स होंगे जो डायगोनल के नीचे से जाएंगे। जैसे ये एक पाथ है, अब इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, अगर इस चीज़ को रोटेट कर दिया जाए इस तरह, और इसके अंदर हम लोग ये अगर देखें तो ये एग्जैक्टली क्या है कि ये अप स्ट्रोक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 अप स्ट्रोक और 4 क्या है? डाउन स्ट्रोक, राइट। तो 4x4 का ग्रिड था तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि आप माउंटेन रेंज इसमें बना रहे हैं ना। अब इसमें कोई भी अगर मैं पाथ ले लूँ, एनी वैलिड पाथ जो बिलो डायगोनल है, और उसको अगर मैं फिर से ऐसे रोटेट करूँ तो आप देखोगे कि जितने वैलिड पाथ होंगे उतने में माउंटेन रेंजेस बना सकता हूँ। समझिए, तो ये माउंटेन रेंजेस वाला प्रॉब्लम अगेन मैप हो गया इसके अंदर। तो हम लोग सीख क्या है बेसिकली कि प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग सिनेरियो में कैसे हम मैप कर सकते हैं। इसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं बाइजेक्शन, ठीक है। जैसे फंक्शन के टाइप होते हैं, बाइजेक्शन मतलब 1 to 1 एंड 1 to 2, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर थोड़ा सा याद होगा कि अनडिसाइडेबिलिटी जैसे अनसर्टेनिटी हमने पढ़ा हुआ था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, तो ये ऐसा कुछ है। तो अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे अनडिसाइडेबिलिटी में हमने देखा था कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो हम पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये वैसा ही कुछ सेम है। अगर मैं ये सॉल्व कर दूंगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, या वो सॉल्व हो जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, बाइजेक्शन, ठीक है। तो लेकिन सॉल्व कैसे होगा अभी तक हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ नॉर्मली बताया बस मैंने आपको कितने काउंट है, लेकिन फॉर्मूला बन जाए तो सारा खेल खत्म हो जाए, है ना। तो अब माउंटेन रेंजेस के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो इसी तरह के प्रॉब्लम में है। तो ये है हैंड अक्रॉस अ टेबल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि मेरे पास एक सर्कुलर टेबल है, तो समझ मेरे पास एक सर्कुलर टेबल है, और जिसके ऊपर टेबल के ऊपर नहीं, ऑब्वियसली चेयर पे बैठे हुए हैं चेयर्स पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों का काउंट हमेशा इवन है, ओके, 2n। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोग बैठे हैं, राइट। जैसे हम 3 है बट 4 है सपोज, ठीक है, 4 है। और करना इसमें क्या है? हैंडशेक करना है, सच दैट कि 2 लोगों का हैंडशेक एक दूसरे को क्रॉस ना करे। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 पर्सन है तो ये लोग ऐसे हैंडशेक कर सकते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ओके। तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ ऐसे हैंडशेक कर सकता है, और सेकंड वाला थर्ड के साथ कर सकता है। अब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट वाला थर्ड के साथ करे और सेकंड वाला फोर्थ के साथ करे तो ये क्रॉस कर लिए तो ये नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन है कि ऐसे कितने हैंडशेक हम बना सकते, ठीक है, गिवन कि काउंट ऑफ पीपल 2n, ओके। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को और इलोबरेट करें, यही जो 4 लोग थे इसी का केस लेते हैं कि 4 लोग में हम लोग कितना पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 लोग को मैं बना देता हूँ पहले ऐसे, ठीक है। तो एक तरीका है कि ये दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाए, है ना, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका बता सकते हो, इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे नंबर दे दे 1 2 3 एंड 4, राइट। तो एक 4 के साथ मिला रहे 2, ठीक है, और 1 2 और 3 4, यस,
अभी दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, 1 2 के साथ और 3 जो है 4 के साथ, राइट। तो कितने टोटल तरीके हुए, 2। और पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि ये जो सर्कुलर टेबल है ये क्लॉक है, ठीक है, और हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से 6 o'clock से, ठीक है। और जब हम लोग रीच करेंगे किसी भी पर्सन को, ठीक है, फर्स्ट टाइम, जैसा कि सपोज कि हम दोनों हाथ मिला रहे हैं और मैं पहली बार अपने को रीच करता हूँ, तो उसे मैं कंसीडर करूँगा क्लोजिंग ब्रैकेट। जब मैं इसके पास पहुंचूंगा तो इसको मैं कंसीडर करूँगा मैं अपने आप को ओपनिंग ब्रैकेट कंसीडर करूँगा, और मेरा अपोजिट जो वाला है जिसके साथ मैं हाथ मिला रहा हूँ उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगर हम उस चीज़ को देखें तो ये जो 3 है, जैसे मैं यहाँ से शुरू किया मैंने ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं 3 के पास गया तो इसको मैं लूँगा क्या, ओपनिंग ब्रैकेट, पहली बार मीट कर रहा हूँ, राइट। और वैसे ही जब मैं 4 के पास गया तो 4 को ही पहली बार मीट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट। अब जब मैं आगे बढ़ के इसके पास पहुंचा, क्योंकि इसके अपोजिट वाले को मैं पहले मैप जा चुका हूँ उसके पास, तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। और इसके पास जब मैं आऊंगा, समझ रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि इसके पार्टनर को मैं पहले ही मैं उसके साथ मिल चुके हैं, ये भी क्या जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो देखो ये जो एक तरीका है, 2 ओपनिंग ब्रैकेट और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो अरेंज करने का एक सही तरीका ये। अब इसमें देखते हैं हम लोग, कंसेप्ट वही है, यहीं से शुरू करना है, ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो ये पर्सन है हमारे पास, पहली बार आया मिला तो ओपनिंग, फिर आगे बढ़ा, अच्छा ये क्या है, ये इसका पार्टनर था तो मिल चुके हैं उसके पार्टनर, क्लोजिंग, समझे, मतलब पार्टनर से मिले तो क्लोज कर देना। फिर यहाँ पर आए, इसके साथ पहली बार मिल रहे हो तो क्या होगा, ओपनिंग। फिर इस आगे बढ़े, इसके पार्टनर से मिल चुके हो तो क्लोजिंग। अगर तुमको याद होगा 2 ओपनिंग ब्रैकेट हो और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो कितने तरीके थे सही तरीके से अरेंज करने के, 2, और ये 2 वही है। तो इस तरह अगर हमारे पास 2n नंबर ऑफ पीपल हो और ये कंसेप्ट को हम अप्लाई करें, तो अगर उस प्रॉब्लम को हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में मैप कर दें तो आप देखोगे जितने ओपनिंग क्लोजिंग बनाने के तरीके उतने अरेंज करने के तरीके, जिसमें एक दूसरे को हैंड क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम था पैरेंथेसिस वाला वो इसमें मैप हो गया। तो जैसे जो डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक वाला प्रॉब्लम, यानी माउंटेन रेंजेस वाला, और ये जो प्रॉब्लम है हैंड अक्रॉस द टेबल, ये दोनों एक ही में मैप हो जाते हैं, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ अच्छे से कुछ और एग्जाम्पल के जरिए। तो यहाँ पे एक फोटो है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसे यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो पढ़ सकते हैं। ये देखो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहा है, जिसमें एक बार मैं बता दूं कि जैसे ये जो फर्स्ट वाला है इसमें 2 लोग हैं तो एक ही तरीका है, 4 लोग हैं तो ये 2 तरीके हैं, अगर 6 लोग हो तो 5 तरीके। तो देखो 1 2 5, अगेन क्या, कैटलन नंबर। और अगर मेरे पास इस तरह 8 लोग हो, ठीक है, तो टोटल 14 पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट नंबर इन कैटलन सीक्वेंस, तो 1 2 5 14, अगेन क्या फॉलो हो रहा है, कैटलन, ठीक है। तो एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जिसका नाम है स्टैक परमुटेशन, ठीक है। तो ये इस वीडियो की डिस्कशन का लास्ट प्रॉब्लम है, और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि ये जो कैटलन सीक्वेंस है इसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी। तो हम लोग अगेन वो ग्रिड वाले प्रॉब्लम पे जाएंगे और ये सिस्टमेटिकली इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो स्टैक परमुटेशन में बेसिकली यह है कि मेरे पास एक स्टैक है यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर हम लोग 3 एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं आई थिंक उनको पता होगा कि स्टैक कैसे काम करता है, राइट। तो स्टैक में जो टॉप पे रहेगा उसे हम पहले पॉप कर सकते हैं, मतलब वो पहले बाहर निकलेगा, डायरेक्टली हम कोई भी एलिमेंट को बॉटम से निकाल नहीं सकते। तो एक क्विक बता दूं अगर किसी को नहीं पता है, अगर कोई ऐसा यूजर है जिसे कुछ पता ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुझे 3 एलिमेंट्स पुश करने हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3। तो प्रॉब्लम ये है कि जिन भी एलिमेंट्स को मैं पुश करने वाला हूँ उनका सीक्वेंस पहले से फिक्स है, ठीक है, कि इसके बाद यही जाना चाहिए। लेकिन जो पॉप का सीक्वेंस है वो तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें स्टैक की प्रॉपर्टी जो है वायलेट नहीं होनी चाहिए, स्टैक की प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले 1 पुश करता हूँ, फिर 2 पुश करता हूँ, फिर 3 पुश करता हूँ, तो निकालते समय जो सबसे ऊपर रहेगा वो पहले निकलेगा, ये स्टैक की प्रॉपर्टी है ना। तो पुश करते समय क्या हुआ, 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, निकालते समय कौन निकलेगा पहले, 3, फिर कौन निकलेगा 2, फिर कौन निकलेगा 1। तो पॉप का ये एक सीक्वेंस पॉसिबल है। एक और पॉसिबल देखते हैं, बहुत सारे पॉसिबल है। एक तरीका ऐसा भी है, देखो कि मुझे क्या करना था, कंडीशन क्या है, 1 2 3 को पुश करना है, लेकिन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। पॉप में अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो देखो अपने हिसाब से कर सकता हूँ, उसका मतलब जैसे मैंने 1 को पुश किया तो उसी समय पॉप कर लिए बिना 2 को पुश किए, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसको निकाल दिए। फिर अब मैंने 2 को पुश किया, फिर से उसको पॉप कर दिया, क्या मिलेगा 2। फिर मैंने 3 को पुश किया, फिर उसको पॉप कर लिया, क्या मिलेगा 3। तो ये 1 2 3 ये भी क्या है, पॉप का एक सीक्वेंस पॉसिबल है। एक और देखते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने पुश किया 1 को, ओके, मैंने 1 को पुश किया, फिर 2 को पुश किया, फिर दोनों को पॉप कर दिया, 3 को नहीं किया पुश, तो पहले क्या मिलेगा मुझे 2, फिर क्या मिलेगा मुझे 1, फिर मैंने 3 को पुश किया और फिर पॉप कर लिया, तो ये भी एक सीक्वेंस पॉसिबल है। तो क्वेश्चन है ऐसे कितने वैलिड सीक्वेंस पॉसिबल है पॉप के, समझिए ऐसे कितने वैलिड सीक्वेंस पॉसिबल है। तो क्या कोई एक एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग थोड़ा टाइम लेके कि जो सीक्वेंस इसमें पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या कंडीशन ये है कि एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग देख लें कि नंबर ऑफ वेज टू इंसर्ट इनटू एंड डिलीट फ्रॉम अ स्टैक वेयर ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इज फिक्स्ड, मतलब ये पहले से फिक्स्ड है। मैंने तो 1 2 3 एक एग्जांपल लिया, ABC कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, पुश का ऑर्डर यही होना चाहिए। पॉप इन बिटवीन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पॉप में आप स्टैक की प्रॉपर्टी देखनी है, जो टॉप पे है वही पहले पॉप, ठीक है। तो एक ऐसा सीक्वेंस बताओ जो पॉप सीक्वेंस नहीं हो सकता, मतलब जो गलत है। अगर पुश नहीं किया मतलब 1 किया पुश, हाँ सोच लो, मतलब डायरेक्टली मुझे आंसर बता दो। मतलब जैसे मैंने ये बताया 2 1 3, तो इट इज अ वैलिड। तो एक ऐसा सीक्वेंस बता जो इनवैलिड है। 3 1 2 3 1 3 1 2, ओके। तो इसको थोड़ा चेक करते हैं 3 1 2 पॉसिबल है कि नहीं। अब कंडीशन ये है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो अगर मुझे 3 1 2 ये चाहिए, मतलब 3 स्टैक से निकाला गया, अगर 3 स्टैक से निकला है तो 1 2 पहले चले गए होंगे, हाँ, और 1 2 गए होंगे तो 1 पहले गया होगा, 2 उसके बाद गया होगा, क्योंकि सीक्वेंस वही रखना है। फिर 3 गया होगा, हाँ, तो 3 को अगर मैं निकाल दूं, राइट, तो उसके बाद तो 2 ही निकालना पड़ेगा, 1 नहीं आ सकता, तो इट इज इनवैलिड, राइट। तो लेकिन क्वेश्चन है कि कितने वैलिड सीक्वेंस पॉसिबल है, राइट। तो अगर हम लोग वैलिड सीक्वेंस के ऊपर थोड़ा सा जाए, जैसा भी हम लोग ने एग्जांपल दिया था कि 2 1 3 इज अ वैलिड सीक्वेंस, राइट। तो देखो ये वैलिड सीक्वेंस हमें मिला कैसे था, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया था, 1 को पुश किया था, तो मैंने क्या परफॉर्म किया, पुश ऑपरेशन, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं पुश को रिप्रेजेंट करता हूँ R से, ठीक है, एंड पॉप को रिप्रेजेंट करता हूँ U से। तो मैंने क्या किया, पुश किया R, ओके। देन मैंने 2 को पुश किया, अगेन एक R, ओके। देन मैंने क्या किया, पॉप किया, तो मुझे 2 मिलेगा ना, मुझे 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, U, ओके। एंड देन अगेन मैंने क्या किया, पॉप, तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, U लिखूंगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसके बाद मुझे 1 भी मिल गया, है ना। तो ये स्टैक से दोनों खाली हो गए, तो इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। अब मैं 3 को पुश करूंगा, ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग R। तो हर एक जो पुश ऑपरेशन है उसको हम लोग R नाम दे रहे हैं, और हर एक पॉप को क्या दे रहे हैं, U नाम दे रहे हैं। तो अब इसको मैं पॉप करूंगा, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, U। सो इफ यू कंसीडर दिस सीक्वेंस, तो इसमें अगर हम कोई भी प्रीफिक्स ले, इसके अंदर अगर हम लोग कोई भी प्रीफिक्स ले, सच दैट R जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पुश, और जो U है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉप, समझिए। तो अगर मैं ये सीक्वेंस को देखूं, तो इसमें कोई भी अगर प्रीफिक्स लूं, तो उसमें नंबर ऑफ R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ U। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पुश इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पॉप, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि जितने एलिमेंट्स मैंने पुश किए उससे कम या तो इक्वली पॉप कर सकता हूँ, उससे ज्यादा तो पॉप नहीं कर सकता, तो स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा, राइट। इसलिए अगर कोई वैलिड सीक्वेंस है, तो अगर उसको इस तरह मैं मैप करता हूँ, तो वो एक ऐसा स्ट्रिंग बनाएगा जिसमें किसी R और U का एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जिसमें R नंबर ऑफ R का जो काउंट है किसी भी प्रीफिक्स में U से क्या होगा, ज्यादा होगा या इक्वल होगा, राइट। और अगर कोई सीक्वेंस वैलिड नहीं है, अगर कोई सीक्वेंस वैलिड नहीं, तो उसके अंदर मैं ऐसा स्ट्रिंग बना ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता मैं एक ऐसा स्ट्रिंग बना सकता हूँ, स्ट्रिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग बनना मतलब आपने पुश पॉप किया है, और अगर पॉप करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट बॉटम, मतलब अभी जैसे एक सीक्वेंस बताया था, क्या था वो, 3 1 2, राइट, ये गलत सीक्वेंस था। तो अगर हम लोग इसको, अगर ये सीक्वेंस मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखते हैं इसका हम लोग स्ट्रिंग में मैप कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो अगर मुझे 3 चाहिए, तो इसका मतलब 1 और 2 पहले जा चुके हैं स्टैक में, मैंने 1 को पुश कर दिया, 2 को पुश कर दिया, और 3 को भी पुश कर दिया। अब मैं, तो मैंने क्या किया, पुश किया R, फिर पुश किया R, फिर पुश किया 1 1 2 3 के लिए, फिर मैंने पॉप किया U, तो 3 मिल गया। फिर मुझे अगर 1 चाहिए, तो मैं 1 तो ला ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो 2 के नीचे है, तो स्टैक की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं कोई पॉप, तो मैं स्ट्रिंग बना ही नहीं पाऊंगा, समझे। तो इनवैलिड केस में स्ट्रिंग नहीं बन रही, लेकिन जितने वैलिड केसेस है उसमें स्ट्रिंग बन रही है, और वो जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी प्रीफिक्स लूँ तो उसमें नंबर ऑफ R जो है वो U से छोटा या U से बड़ा या इक्वल, राइट। यानी नंबर ऑफ पुश जो है वो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ पॉप।
और अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग बना पा रहे हो मतलब एक वैलिड सीक्वेंस, तो क्या ये सेम में मैप नहीं हो गया जो सबसे पहले देखा था, राइट? तो अगर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाता है, गेट के एग्जाम में फॉर एग्जांपल कि इसे काउंट करो, तो आई होप आपके लिए आसान रहेगा, राइट? सो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा कि जितने ही प्रॉब्लम्स थे वो कैसे जा करके पहले ही वाले प्रॉब्लम यानी प्रीफिक्स वाला जो प्रॉब्लम था उसमें मैप हो जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही है कि डायरेक्टली अगर कोई मुझसे पूछ ले, जब फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे पूछ लेता है कि 12 R और 12 U है तो ऐसे कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हैं जिसके अंदर जो है कोई भी स्ट्रिंग में जो प्रीफिक्स अगर मैं लूँ तो उसमें काउंट ऑफ R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू काउंट ऑफ U, राइट? यही प्रॉब्लम था, ठीक है? कहीं अगर मैंने मिस्टेक से लेस बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ़ करना, हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो जो फॉर्मूला है वो कौन सी फॉर्मूला जिसके जरिए हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, ठीक है? सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है डिराइव करेंगे अब कैटलन नंबर के फॉर्मूले को, ठीक है? जिसके लिए मैं अगेन फिर से बैक उसी प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ जो हमने प्रॉब्लम नंबर 2 देखा था कि हमारे पास एक ग्रिड था, जैसे यहाँ पर 6x6 का एक ग्रिड है और हमें यहाँ से शुरू करके यहाँ पर पहुँचना है उस पाथ के जरिए जो इस डायगोनल को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है? तो हम पहले एक ऐसा इनवैलिड पाथ लेंगे जो डायगोनल को क्रॉस करता है एक्चुअली, ठीक है? तो सौरभ मुझे एक एग्जांपल बताओ जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसे राइट मूव लेना और अपवर्ड को यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब राइट मूव आर से, अपवर्ड को यू से, ठीक है? तो मुझे एक सीक्वेंस बताओ जो इनवैलिड है, ठीक है? आर आर ट्रिपल यू, एक मिनट, हाँ इसे रफ कर दूँ। सो आर आर ट्रिपल यू किया तो यहाँ पर जो है ये डायगोनल के ऊपर चला गया, राइट? देन उसके बाद आर 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 यू यू आर आर यू देन यू 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 आर आर यू आर आर, राइट? करेक्ट, सही है। देखो काउंट कर लो, हाँ एक बार 4, एक ज़्यादा लिख दिया मैंने, एक यू शायद ज़्यादा लिख दिया, इधर 3 ठीक है भाई? चेक कर लेते हैं। राइट राइट है ना, सही। देन ट्रिपल यू देन डबल आर देन ट्रिपल यू देन डबल आर, राइट? तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पर मैंने डायगोनल को क्रॉस किया, ठीक है? वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे मैंने डायगोनल को क्रॉस किया? ये पॉइंट था, राइट? तो देखो आर राइट राइट है ना, देन डबल यू, अभी तक प्रॉपर्टी जो है वायलेट नहीं हुई है ना, अभी तक सही है सब कुछ, डायगोनल तक जा सकते हैं, डायगोनल को क्रॉस नहीं करना है ना? तो लेकिन जैसे ही मैंने डायगोनल को क्रॉस किया और यहाँ पे अगर मैं देखूं इतने पार्ट में, तो इतने पार्ट की क्या प्रॉपर्टी है जश? यू का नंबर ज्यादा है। हाँ, कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। मतलब जहां पर प्रॉपर्टी जो है अपनी वायलेट होगी वहां पर यू का काउंट 1 बढ़ जाएगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं इस पार्ट में जो काउंट है, काउंट ऑफ यू इज 1 मोर देन काउंट ऑफ आर, राइट? सो यहाँ पर काउंट ऑफ यू इज इक्वल टू काउंट ऑफ आर प्लस 1, ठीक है? या इसको एकदम हम लोग शॉर्टकट में, सॉरी इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखे, सिंबल के जरिए। तो काउंट ऑफ यू का मैं लिखता हूँ सी यू, तो सी यू इज इक्वल टू सी आर प्लस 1। लेकिन सुनो, जो पूरी स्ट्रिंग बनेगी उसमें तो काउंट ऑफ आर और काउंट ऑफ यू इक्वल होना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया कि अगर हमें यहाँ से ले जाके यहाँ पे पहुंचना है तो कोई भी पाथ लो, आर और यू का काउंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पर यू ज्यादा है तो इस पार्ट में यू एक कम होगा, जो देखो देखने को मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि मिला जुला क्या होना चाहिए? यू और आर का काउंट सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो काउंट ऑफ हमारे पास यू है इट इज इक्वल टू काउंट ऑफ जो आर है -1, राइट? करेक्ट। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जितने भी इनवैलिड पाथ रहेंगे उसमें प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी कि जिस पॉइंट पे वो प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड यू का काउंट एक ज्यादा, राइट हैंड साइड एक यू का काउंट कम। सिर्फ एक ज्यादा नहीं, और भी हो सकता है ना? हाँ, और भी हो सकता है कम, मतलब जिस पॉइंट पे लेकिन वायलेट करेगा उस पे एक ज्यादा होगा, हाँ, और बाकी के प्रीफिक्स में वो एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, अब मुझे ऐसे सारे स्ट्रिंग को काउंट करना है ना, तो अब अगेन मैं इस प्रॉब्लम को एक दूसरे प्रॉब्लम में मैप करूंगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ ये पार्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि यू का काउंट एक ज्यादा है, मैं क्या करता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां जहां आर है वहां मैं यू लिखूंगा और जहां जहां यू है वहां मैं आर लिखूंगा। तो मैं क्या बोलता हूँ बेसिकली कि ऐसे जितने भी स्ट्रिंग होंगे जो इनवैलिड है, मतलब जिसमें किसी भी प्रीफिक्स में आर का काउंट जो है वो ज्यादा नहीं है,
ज्यादा नहीं है। नहीं। ऐसे जितने भी स्ट्रिंग है उन सारे स्ट्रिंग को मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा हम्म। और अब उनकी मैं 1 to 1 मैपिंग करूंगा एक दूसरे स्ट्रिंग में। वो स्ट्रिंग क्या होगा कि जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है ना प्रॉपर्टी, उसके बाद वाली को कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है। तो शुरू से लिखता हूं मैं, आर आर देन उसके बाद क्या, ट्रिपल यू। एकदम ध्यान से लिखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद जो मैं क्या बोला कि उसके बाद को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आर को मैं क्या कर दूंगा, यू, और यू को क्या कर दूंगा मैं, आर, और बाकी के दो। तो देखो पहले अगर यू का काउंट जो था वो एक कम था, तो अब क्या हो गया, फिर से बढ़ गया। तो देखो यहां पर भी काउंट ऑफ यू इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन काउंट ऑफ आर, और यहां पर भी काउंट ऑफ यू इज ग्रेटर देन 1 है ना, काउंट ऑफ आर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अब जो ओवरऑल स्ट्रिंग बनी है इसमें काउंट ऑफ जो यू है, काउंट ऑफ जो क्या है यू है, इट इज इक्वल टू काउंट ऑफ आर प्लस 2। यस और नो, करेक्ट। अब सुनो, थोड़ा सा सोचना ध्यान से कि जितने भी गलत पाथ है, अब मैं एक और करके दिखा दो, शायद अच्छे से समझ, है ना। तो जस्ट मुझे एक ना गलत पाथ का जो है यहाँ पे एग्जांपल बताना जो इनवैलिड पाथ है, तो शायद सबको समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो चीज सीख रहे हैं वो है कि कैसे अगर मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो उसको मैं एक दूसरे प्रॉब्लम में मैप कर रहा हूँ और उसके जरिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो एक दूसरा पाथ बताना जो गलत है। ठीक है, बोल। अब जोर से बोलना, जो सुनाई नहीं देगा। अब पहले गलत हो गया, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा आगे जाके गलत करना। ठीक है, हाँ। राइट 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 राइट, अप 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 अप, राइट राइट, अप 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 अप, देन राइट अप राइट राइट अप राइट। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर किस पॉइंट पे अपना वायलेट हुआ प्रॉपर्टी, ये पॉइंट पे, है ना। मतलब 3 राइट, है ना, देन 2 अप, देन 1 राइट, और ये 2 यू, है ना। तो देखो जिस पॉइंट पे हुआ वो ये पॉइंट है ना, आर यू आर यहाँ पर है। तो अगर हम लोग इतना स्ट्रिंग देखें तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 यू है, और आर कितना है, 4, राइट। और इसके बाद वाला जो है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, यू आर यू। ठीक है, और इसके पहले का क्या है, ट्रिपल आर डबल यू आर ट्रिपल यू, करेक्ट। तो अगर हम लोग अब इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखें तो इसके अब ये टोटल में देखो यू कितना है, टोटल में यू देखो कितना है, 7 3 2 5 6 7, और आर कितना है टोटल, 5। तो यू ज्यादा है 2, यहां पर भी यू क्या था, 2 ज्यादा था। देखो यू कितना है, 5, सॉरी 3, वही 7, और आर कितना है, 5। मतलब तुम जितने भी गलत पाथ बताओगे उसमें मैं क्या करूंगा, उस पाथ में जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है उसके बाद वाले को कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, उसके बाद जो मुझे स्ट्रिंग मिलेगा ना उसमें यू 2 ज्यादा रहेगा। समझ गए, कितना ज्यादा रहेगा, 2, और आर मतलब 2 छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं कि जितने भी इनवैलिड पाथ है, जितने भी इनवैलिड पाथ है उसमें यू का काउंट जो है वो है 7, और आर का काउंट क्या है, 5। यस, तो ऐसे कितने बना सकते हैं हम लोग पैटर्न, ऐसे कितने पैटर्न बना सकते हैं जिसमें यू का काउंट जो है वो 7 रहे और आर का काउंट क्या रहे, 5 रहे। तो आंसर क्या है, टोटल कितने हैं अपने पास, 12। तो आंसर है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, राइट। ये फॉर्मूला बन रही। और अब इनिशियली अगर आप देखोगे तो आर का काउंट वैलिड में 6 था और यू का काउंट भी वैलिड में 6 था, वैलिड पाथ में दोनों का इक्वल होना चाहिए। लेकिन इनवैलिड में क्या देख रहे हो, एक ज्यादा और एक क्या है, कम। तो अगर इसको हम लोग जनरलाइज करें ना, अगर इस यू क्या करें हम लोग जनरलाइज करें, मतलब यहाँ पर आप देखना कि काउंट ऑफ आर इज एन एंड काउंट ऑफ यू इज ऑल्सो एन, इनवैलिड पाथ। तो इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2n, नहीं समझे, जैसे 6 + 6 12 है, राइट। तो अब देखोगे जैसे मैं बताया कि जो आर का काउंट है वो n है और यू का काउंट जो है वो n है, तो हर एक वैलिड पाथ में टोटल 2n होना चाहिए, ये भी n और ये भी n। लेकिन अगर वैलिड नहीं है तो क्या होगा, एक 7 हो जाएगा और एक यहाँ पे 5 हो जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ एक हो जाएगा n+1 और दूसरा क्या हो जाएगा n-1, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, शायद स्क्रीन के बाहर जा रहा है। तो फॉर्मूला बन जा रही है यहाँ पर इनवैलिड पाथ्स की, जो पाथ वैलिड नहीं है वो है 2n
फैक्टोरियल डिवाइड बाय n plus one n+1 factorial then minus one. n-1 factorial, right? So this can also be written as 2nc, बोलो क्या, n+1 और सॉरी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेटरिक्स में, 2n/n+1 फैक्टोरियल n-1. तो 2n में से कितने चूज करने हैं? अगर मेरे पास, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, अगर मेरे पास 2nc n+1 होता था, 2nc n+1 होता था, तो कैसे निकालते थे? 2n अपॉन ये जो रहता था वो है ना, उसका फैक्टोरियल, सॉरी ऊपर फैक्टोरियल, राइट, और फिर 2n में से ये सब्ट्रैक्ट कर देते थे. तो 2n में से अगर n+1 जाएगा तो कितना बचेगा? n-1. यस. अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल करो कि शुरू में जब मैंने आपको बताया था कि टोटल वैलिड पाथ्स कितने होंगे, डायगोनल के ऊपर नहीं, मतलब अगर हम लोग सिर्फ पहुंचना है, डायगोनल की प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर से भी नीचे से भी. तो अगर हम लोग यही वाला प्रॉब्लम कंसीडर करें कि अगर मुझे शुरू से मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होकर एंड तक पहुंचना है, तो हमने देखा था जितने भी वैलिड पाथ्स होंगे, डायगोनल के ऊपर के भी, डायगोनल के नीचे के भी, मतलब सिर्फ पहुंचना है बस, तो उसमें 6u और 6r होंगे. और उसका हम लोगों ने देखा था कि 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बन रहे थे. तो जो टोटल पॉसिबल पाथ्स है यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के, इन जनरल हम लोग कह सकते हो क्या होगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यानी 2n/n. ये वैलिड है और ये क्या है, इनवैलिड, राइट. मतलब ये वैलिड, मतलब ये एक्चुअली में ऑल पॉसिबल है. हमारे कंटेस्ट में ये हम लोग इसको कहेंगे ये ऑल पॉसिबल पाथ्स है. तो ये ऑल पॉसिबल पाथ्स है और ये वो पाथ है जो डायगोनल को क्रॉस कर रहा है, मतलब हमारी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, ये इनवैलिड पाथ्स है. तो अगर मैं टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें वैलिड पाथ्स मिल जाएंगे. तो यही अगर हम लोग ये करें, ये मैं आप सबको होमवर्क दूंगा, आई थिंक आप ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर हम लोग ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे अब इसकी फॉर्मूला मैंने क्या बताई, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, बस आप फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगाइए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन यू विल गेट 1/n+1 देन 2nc, ये फॉर्मूला, और बस इसी का नाम है कैटलन नंबर की फॉर्मूला. ओके. तो अगर मुझे कोई भी nth नंबर सीक्वेंस का फाइंड करना है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ. अगर हम लोग सीक्वेंस पे पीछे जाए, ये ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल nth कैटलन नंबर की फॉर्मूला क्या देखी हमने, 1/n+1 2nc. ओके. तो हम लोग n की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3. ओके. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/3+1 4 और 2 3 6c3, राइट. तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6, यानी 6. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिला 5. तो अगर आप देखोगे सीरीज में तो थर्ड कैटलन में, ये 1 को छोड़ दो, एक्चुअली इट इज फॉर n = 0, इसको जाने दो. तो थर्ड पे कौन है, क्लियर. तो वैसे अगर हम लोग एक और देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, हम लोग 4 पुट करते हैं. ओके. सो यहाँ पे अगर हम लोग 4 पुट करें, देन वी विल गेट 1/4+1 5 और 2 4 8 c4. तो 1/5 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2. तो 3 2 6 कैंसर, राइट. ये 4 2 8, ये 5 कैंसर, 7 2 14. नेक्स्ट कैटलन नंबर, समझ गए. तो अगर आपको ये पता चल गया फॉर्मूला क्या है, तो इसके जितने ही प्रॉब्लम्स थे, तो आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करके जितने भी हमने प्रॉब्लम देखे सारे कैंसर को कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यही पैटर्न हमें हर जगह उन सिनेरियो में देखने को मिलता है कि जहाँ पर कैटलन नंबर का कंसेप्ट यूज हो रहा है. तो आंसर है सब जगह तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम ये प्रीफिक्स वाला ही मैप कर पाए. तो कुछ और भी टेक्निक्स है. अब जैसे ये जो फॉर्मूला है इसी का एक रिकरेंस रिलेशन है, जिसको हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड और भी वो सारे कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स जहाँ पर कैटलन नंबर अपीयर होता है, और हम लोग कैसे कैटलन नंबर के रिकरेंस रिलेशन को ऑब्जर्व करके ये पता कर सकते हैं कि हाँ हम लोग कैसे ये जो फॉर्मूला है 1/n+1 2ncn ये अप्लाई कर सकते हैं. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.